हेलो एवरीवन। यस बच्चे, इस समय हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। और आज मैं बात करने वाला हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में। राइट, तो चलो शुरू किया जाए। मैं सोविन सर आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला डेफिनेशन मैंने आपके लिए पहले लिख दिया है। एक्सप्लेनेशन समझना है आपको कि ये होता क्या है। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चे, क्योंकि आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। किसी भी जो क्वेश्चन दिया जाएगा या फिर उस क्वेश्चन में जो हमें कंटेंट दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसकी मदद से मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। पहले मैं हट जाता हूं ताकि जो लोग पॉज करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। चलो इतना टाइम बहुत है आपके लिए पॉज करके लिखने के लिए। समझ लो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। इसमें एग्जांपल आना बाकी है अभी तक। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चे, जैसे अगर मैं बोलता हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेक्सेन क्या होता है, ध्यान से सुनो जरा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेक्सेन, तो आप बोलते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेक्सेन। बच्चे हेक्सेन एक अल्केन है। आप अपना दिमाग चलाएंगे। हेक्सेन का मतलब C6, 6 का डबल 12, 12 प्लस 2 14। तो आप बोलेंगे सर C6H14 है। बच्चे ये जो C6H14 आपने लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एग्जैक्टली कार्बन का एक्चुअल नंबर है। कार्बन का क्या है, ये एक्चुअल नंबर है। ये 6 क्या है, कार्बन का एक्चुअल नंबर है। 14 क्या है, हाइड्रोजन का एक्चुअल नंबर है। ये सारे नंबर किसके हैं, हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट के हैं। ये एलिमेंट कहां प्रेजेंट है, ये एलिमेंट एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। दिखाई दे रहा है, ये जो एलिमेंट है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है बच्चे, प्रेजेंट है। मतलब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं कि जो 6 नंबर है वो एक्चुअल में एक नंबर ऑफ एटम है। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होगा वो एटम किसका होगा, किसी एलिमेंट का होगा। और एलिमेंट कहां होगा, वो एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल के अंदर होगा। मैंने आपको बोला मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज बताओ, तो आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा C6H12O6। अब इसके अंदर बच्चे क्या है, पहले मैं आपको पूछूंगा कि भाई एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितना है कार्बन का, तो आप बोलेंगे सर कार्बन का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम 6 है। एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो आप बोलेंगे 12 है। एक्चुअल नंबर ऑफ O कितना है, 6 है। चलो ये 6 एटम है किस एलिमेंट का है, तो आप बोलेंगे कार्बन एलिमेंट का है। ये 12 एटम किस एलिमेंट का, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट का है। ये 6 एटम किस एलिमेंट का है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन एटम का है, ऑक्सीजन एलिमेंट का है। ये सारे एलिमेंट कहां प्रेजेंट है, ये सारे एलिमेंट ग्लूकोज नाम के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। बोलो समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हुई है। दो एग्जांपल समझ में आया। अब जरा देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। ये दो एग्जांपल बच्चे आप लिख सकते हैं इसके नीचे, टेंशन मत लेना। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, क्लियर है। चलो अब मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं कि डेफिनेशन क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द, यहां से आंसर चालू हो रहा है, द फार्मूला विच इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम दिखाता है। किसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एलिमेंट का। और वो एलिमेंट क्या होता है बच्चे, किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। क्लियर है एकदम, कोई कंफ्यूजन किसी को भी। एग्जांपल आपके सामने है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेक्सेन C6H14। तो कार्बन एलिमेंट जो है उसके 6 एटम कहां प्रेजेंट है, हेक्सेन नाम के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। आप ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, पहले एग्जांपल देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान देना बच्चे, एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूं मैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज पहले लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज कितना था बच्चे, C6H12O6। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो एम्पिरिकल फार्मूले का मतलब होता है बच्चे सिंपलेस्ट रेशियो। एम्पिरिकल फार्मूले का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो। मतलब इसको मुझे किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि उसके आगे ये और छोटा नहीं हो सकते हैं। तो कौन से नंबर से डिवाइड कर दूं मैं, जो सब में डिवाइड हो सके। तो मेरे ख्याल से 6 नंबर से डिवाइड कर दूं। तो 6 से डिवाइड करना बोलो क्या बन जाएगा, 6 कैंसिल हो गया तो C कितना बचेगा, 1 बचेगा। 12 को 6 से डिवाइड करो तो कितना बच गया, H2 बच गया। O कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O बन जाएगा। ये CH2O जो है बच्चे अपने आप में सिंपलेस्ट रेशियो है। मतलब इससे छोटा ये अभी और नहीं हो सकता बच्चे, इससे छोटा ये नहीं हो सकता। क्लियर है। वैसे अगर मैं बोलूं हेक्सेन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, हेक्सेन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे C3H7, क्योंकि इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, C3H7 आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हेक्सेन का।
क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो जरा देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल एकदम, मतलब कि जो एटम दिया गया है तुम्हें, जिस एलिमेंट का जो एटम दिया गया है, जितना एटम दिया गया है, उन एटम का आपने क्या निकाल लिया है, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब भाई जो सबसे लोएस्ट नंबर होगा ना उसी नंबर से डिवाइड कर दो, और अगर वो डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दो और देखो कि नंबर क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज में सबसे छोटा नंबर 6 है, 6 से डिवाइड किया, 6 और 14, C6H14 में सबसे छोटा नंबर 6 है, लेकिन क्या ये 14 में 6 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होगा जो उसको डिवाइड करे और सब उसके बाद कोई और डिवाइड ना हो सके। तो यहाँ पे आपने 2 सेलेक्ट किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो C3H7 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है बच्चे? तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट होते हैं उसके जो एटम होते हैं, एटम का जो नंबर होता है उस नंबर का आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। उसी को बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल बच्चे आपके सामने है, एग्जांपल में मॉलिक्यूलर भी दिखाना ताकि सामने लोगों को पता चलेगा अच्छा ये मॉलिक्यूलर था तब इसका एम्पिरिकल ऐसा बना हुआ है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? देख लो मैं हट जाता हूं और आप लिख भी लो एग्जांपल के साथ अब अच्छे से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रखने वाला हूं और उस फॉर्मूले की मदद से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाता हूं, चलेगा? इसको रफ कर दूं मैं। चलो देख लो फटाफट, बहुत इजी होने वाला है, ध्यान देना एक एक चीज को। इस चैप्टर में अब न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू हो चुका है बच्चे, ठीक है? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और रूल को एक एक चीज को फॉलो करना है जो मैं सिखा रहा हूं। जिस न्यूमेरिकल का पैटर्न इस समय जो लेक्चर चल रहा है मेरा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलो स्टार्ट किया जाए। पहले मैं लिखाता हूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है? एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड बच्चे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। पहला आपके लिए होता है, ध्यान देना जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, पहला फॉर्मूला आपके लिए बन रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? सेकेंड, यहां पे n कैसे निकालते हैं? तो यहां पे n निकालने का तरीका हो सकता है आपके लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। यहां पे जो n निकालेंगे बच्चे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एक और आपने n का फॉर्मूला निकाला हुआ है मास ऑफ सब्सटेंस, या जो भी आपको मास दिया जाएगा, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में यूज किया था, अपॉन मोलार मास। याद कर लो अच्छे से। नंबर 4, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ है तब आप क्या करेंगे? तो कहीं कहीं पे आपको एक और वर्ड टर्म देते हैं वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। वेपर डेंसिटी का डबल हो जाता है आपका मॉलिक्यूलर वेट। चलेगा बच्चे? आपके सामने सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। आप कंफ्यूज मत होना कि सबके लिए ये यूज होने वाला है, सबके लिए नहीं हो रहा है बच्चे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो मैं इस समय इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रहा हूं किसके लिए लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए बच्चे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, फटाफट लिख लो, मैं हट गया हूं इस समय। ये अपने माइंड में सेट कर लो। ये चैप्टर नंबर 1 जो था बच्चे उसमें मैंने ये दिया था फॉर्मूले, तो ये आपको सेम रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम यूज भी होगा क्योंकि आप मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल से डील करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा यूज होती है। हालांकि ये आगे इसी चैप्टर में आगे आएगा, ठीक है? तब मैं दोबारा करा दूंगा, चाहिए तो। क्लियर है?
इस समय हमारा चल रहा है क्लास 11 लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं बच्चे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का मेथड बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो हर एक बच्चा ये जो न्यूमेरिकल सिखाने जा रहा हूं, अगर इसका पैटर्न सीख लिया बच्चे, मैं बोलता हूं इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल आ गया आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड दिया हुआ है, मैं बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड सिखाने वाला हूं आपके लिए। सब रेडी है? हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक बोलते ना जो लर्नर है कहीं ना कहीं, जो सीख रहा है इस यूट्यूब चैनल से, सब लोग रेडी हैं? तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट। मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये रहा आपके सामने न्यूमेरिकल्स। ये रहा बच्चे आपके सामने न्यूमेरिकल्स। जरा देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या दिया हुआ है। इन अ कंपाउंड कार्बन जो दिया है बच्चे आपको 37.5% है, एंड हाइड्रोजन जो दिया है वो आपको 12.5% है। पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। न्यूमेरिकल तो सबने पढ़ लिया, अब मैं कुछ बेसिक्स बता रहा हूं, उस बेसिक पे जरा फोकस करो। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉलेज के एग्जाम में हो या फिर कहीं ना कहीं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। सबसे पहले जब कभी भी कोई भी एलिमेंट का परसेंटेज दिया जाएगा तो आप सबसे पहले उसको ऐड करो और ये देखो कि क्या वो मिला के 100 हो रहा है, क्योंकि बच्चे परसेंटेज हमेशा 100 का होता है। अगर 100 हो रहा है तब आपको सीधा वो टेबल बनाना होगा जो मैं टेबल आपको सिखाने वाला हूं। और अगर 100 नहीं हो रहा है तो आपको 100 में से जो टोटल यहां पे परसेंटेज है उसको माइनस करो, और जो नंबर आएगा, जो नया परसेंटेज आएगा माइनस होने के बाद, वो परसेंटेज हमेशा बच्चे ऑक्सीजन एटम का होगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, वो जो परसेंटेज आपको नया मिलेगा माइनस करने के बाद, वो परसेंटेज हमेशा किसका होगा? ऑक्सीजन एटम का होगा। अगर आपको एलिमेंट में ऑक्सीजन पहले से ही दे दिया है तो बच्चे कंफर्म है कि आपका परसेंटेज 100 आएगा ही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहला एम हमारा क्या होगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो एलिमेंट का परसेंटेज दिया गया है पहले उसे आप ऐड कर लो। ऐड करके पहले ये देख लो कि क्या वो 100 आ रहा है। रफली ऐड कर लो, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि मुझे 100 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर 100 मिल रहा है तो फिर टेबल के बारे में सोचेंगे, और अगर 100 नहीं मिल रहा है तो पहले हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलो जरा देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। ये कितना हो गया बच्चे? 37। ये कितना होगा? 12। अब इतना तो मुझे भी देख के लग रहा है कि ये दोनों मिला के 100 तो नहीं होने वाले, मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है बच्चे? छुपा हुआ है, जो मुझे निकालना है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया है तो आपका पहला एम ये होगा बच्चे, क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 100 माइनस, फिर ब्रैकेट में लिख लो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कोई डाउट है तो बोलना मुझे। यहां पे आ जाएगा 100 माइनस, ये कितना है बच्चे? ये है आपका 37.5 प्लस ये कितना है हाइड्रोजन? 12.5। सॉल्व कर दो, ये मिल जाएगा 100 माइनस, चेक करो 5 प्लस 5 0, 7 प्लस 2 ये भी 0 हो गया। ये कितना हो गया बच्चे? 3 प्लस 1 प्लस 1 5, मतलब आ गया ये 50। दिखाई दे रहा है? 100 में से 50 गए तो ये तो सिंपल सा आंसर हो गया, 50 आ गया। मतलब कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है मुझे मिल चुका है और वो आ रहा है आपके सामने 50। यहां तक कोई डाउट है? पहला स्टेप सबको समझ में आ गया क्या करना होगा? ये सारे न्यूमेरिकल के लिए कॉमन पॉइंट्स है बच्चे। अगर ऐड करने पे 100 नहीं आ रहा है तो पहले इतना आपको सबको दिखाना होगा, सब सारे न्यूमेरिकल के, चाहे आपको इंपिरिकल निकालना हो चाहे आपको मॉलिक्यूलर निकालना हो। मैं आपको बता दूं कि इंपिरिकल फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो वहां तक तो करेंगे इंपिरिकल तक, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर पूछा गया तो भी बच्चे आपको इंपिरिकल तक करना ही होगा। मतलब ये जो अभी जो मैं बता रहा हूं स्टेप्स, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां तक आपको करना होगा, फिर उसके आगे थोड़ा और आगे जाना पड़ता है मॉलिक्यूलर निकालने के लिए। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी? कंफर्म? चलो, तो अब टेबल बनाएंगे जो आपको मैं यहां पे दिखाने जा रहा हूं। टेबल में सबसे पहला जो कॉलम लिखेंगे वो होगा एलिमेंट्स। इसके बाद आएगा बच्चे परसेंटेज, मतलब उस एलिमेंट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे उसका एटॉमिक वेट। ये आपने सुना है एटॉमिक वेट क्या होता है, आपको याद करना होता है हर एलिमेंट का। मैंने चैप्टर नंबर 1 में लिखा के दिया न्यूमेरिकल में। फिर आप निकालेंगे एटॉमिक रेशियो, जो आपके लिए ये नया चीज है। और लास्ट में आएगा बच्चे सिंपलेस्ट रेशियो। नजरें बिल्कुल स्क्रीन की तरफ रखो, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ये टेबल आप एक बार याद कर लिए, माइंड में सेट कर लो। मैं बोल रहा हूं बहुत इजी होने वाला है। चलो जरा इस तरह से मैं डिवाइड भी कर देता हूं। 3 एलिमेंट मेरे पास हो चुके हैं।
कौन कौन से एलिमेंट है? पहला कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन और लास्ट में मुझे अभी अभी ऑक्सीजन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये नीचे की जगह को मैं अच्छे से और यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, ये नीचे का जो जगह बचे फाइनल आंसर के लिए मैं रख सकता हूँ। चलो, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। टेबल मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा मैंने क्या टेबल में बनाया है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये टेबल बच्चे चाहे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो चाहे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, ये टेबल कॉमन होने वाला है। ये टेबल बच्चे आपके लिए क्या होगा? कॉमन होगा। क्या है टेबल में? वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले एलिमेंट, उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है और उस एलिमेंट का क्या एटॉमिक वेट होता है, मतलब ये एटॉमिक नंबर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सॉरी एटॉमिक वेट, जो नंबर नहीं बचा, एटॉमिक वेट जो मैंने आपको लिखा के दिया था पहले चैप्टर नंबर 1 में, यहाँ पर भी बताऊंगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, इस एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एटॉमिक रेशियो क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं वो सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले कार्बन का परसेंटेज लिख देते हैं, कितना है बच्चे? टेबल में ऊपर क्वेश्चन में से देख के लिख लो। तो आप लिखेंगे 37.5। हाइड्रोजन कितना है? आप लिखेंगे 12.5। ऑक्सीजन कितना है? 50। कोई डाउट है किसी को? एटॉमिक वेट कितना होता है याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लो। जो कार्बन है बच्चे उसका नंबर होता है 12, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का नंबर होता है 16। ये आपको मिनिमम याद होना चाहिए। अब एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। मतलब ये बाजू बाजू में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में भी इजी रहे। परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट विल गिव एटॉमिक रेशियो। क्लियर है? तो परसेंटेज क्या है? 37.5 डिवाइड बाय 12 दिखाई दे रहा है बच्चे? इसको सॉल्व कर दो। चाहिए तो मैं ये थोड़ा सा जो जगह मुझे बच रहा है ये मैं रफ वर्क के लिए यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जगह की बहुत कमी चल रही है। चलो 37.5 को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, हर एक चीज दिखा रहा हूँ बच्चे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा। ये मैंने 12 से डिवाइड किया बच्चे। ठीक है, दिखाई दे रहा सबको? ये मैंने 12 से डिवाइड किया, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने 12 से डिवाइड किया। चलो देखते हैं 12 3 जा कितना होता है? 36। 1 आ गया, पॉइंट लगा दो। 12 1 जा कितना आ गया बच्चे? 12 आ गया, नीचे जाएगा 3, फिर 0, फिर 12 2 जा कितना आ गया? 24 होता है, आपको पता है। 30 में से 24 गया तो 6, फिर 0, 12 5 जा 60 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है? मतलब 3.125 आ रहा है। तो चलो देख लेते हैं, 3.125 मैंने यहाँ पे कंसिडर करके रख लिया है। यहाँ से देख के कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलना मुझे, कहीं पर किसी को भी कोई डाउट है तो बोलना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट की बात करता हूँ, हाइड्रोजन। इसको परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, मतलब 12.5 डिवाइड बाय 1 तो कितना आ गया बच्चे? 12.5 का 12.5 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट कर लो जरा, 50 डिवाइड बाय 16। ये भी इजी नंबर है। चलो मैं जरा इसको रफ कर लेता हूं, जो मैंने डिवाइड ऊपर किया था। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कैसे सब कर रहा हूं मैं, ये आपको भी आना चाहिए। चलो देख लो बच्चे, यहाँ पे तो मैं बात कर रहा हूं कि 50 को डिवाइड करना है 16 से। देखो कैसे करने वाला हूं मैं, ध्यान देना बच्चे, समझते चलो, बहुत इजी लगेगा आपको। चलो ये रफ वर्क मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये रहा मेरे पास 50, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 16 से। 16 3 जा 48 होता है, मुझे पता है। ये आ जाएगा बच्चे, डेसिमल लगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 लिया। 16 1 जा 16, ये 4 आ गया, फिर ये 0 लगा दो। 16 2 जा 32, फिर यहाँ पे 8 आएगा, 80 हो जाएगा। 16 5 जा 80, मतलब इसका आंसर भी 3.125 आ रहा है। क्या आंसर है? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कहीं पर भी किसी को कोई डाउट है? इस टेबल में मैंने क्या किया है बच्चे? एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो, यहाँ तक मैंने समझा दिया। एलिमेंट में जो एलिमेंट है बच्चे उनको लिख दो, परसेंटेज में उनका परसेंटेज लिख दो, एटॉमिक वेट में आपको याद करना होगा, ये याद करके लो चैप्टर नंबर 1 से, यहाँ पर भी आपको लिखा दूंगा चाहिए तो। एटॉमिक रेशियो का परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट विल गिव एटॉमिक रेशियो, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट विल गिव एटॉमिक रेशियो। सेम हियर, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट विल गिव एटॉमिक रेशियो। कोई डाउट है? अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका यहाँ पे बहुत सिंपल है। इन तीनों नंबर में जो फाइनल आंसर मिला एटॉमिक रेशियो में, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसी नंबर से सारे नंबर को डिवाइड कर दो। वापस से रिपीट कर रहा हूं, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका बता रहा हूं। इन तीनों आंसर में जो सबसे छोटा नंबर है उसी से तीनों को डिवाइड करो। तो सबसे छोटा क्या है बच्चे? 3.125 है, क्योंकि ये तो 12.5 है, ये भी 3.125 है, तो इसी नंबर से क्या करेंगे? सबको डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, जरा चेक करो कितना आ जाएगा। ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। इसको चेक करना पड़ेगा कि डिवाइड करके कितना आता है। तो बहुत इजी है, आप एक रफली अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 4 जा 12 होता है। तो आप चेक करके जरा देख लो
कि क्या मैं 3.125 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या 12.5 या उसके आसपास आंसर आ रहा है। 5 4 जा 20, कैरी गया 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, कैरी गया 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 3 प्लस पे डिसमल लगा दो 1 2 3, परफेक्ट 12.5 आ रहा है। मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 4 आने वाला है। कोई डाउट है बच्चे? ये मिल गया आपको सिंपलेस्ट रेशियो। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलना पहले, मैं हट जाता हूं ताकि आप आसानी से देख सको कि क्या मैंने किया है इस न्यूमेरिकल में। किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर? चलो अब बच्चे मेरा आंसर रेडी है। ये जो क्वेश्चन पूछा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, अब ये मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। जो सिंपलेस्ट रेशियो आता है ना बच्चे एलिमेंट का, वही उसका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये मैंने इंपेरिकल फॉर्मूले के डेफिनेशन में भी मैंने बताया था, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। चलेगा? तो यहां पे आंसर बन जाएगा द इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू सी कितना है बच्चे, C1 है तो C1 आ गया। H कितना है, 4 है तो H को 4 ले लो। O कितना है, 1 है। तो ये बन गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला इस क्वेश्चन का। कहीं पे कोई डाउट किसी को भी, कहीं पर भी ऐसा लग रहा है बहुत खतरनाक सीख रहे हैं, बहुत डेंजर सीख रहे हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही बच्चे? मुझे नहीं लग रहा कहीं पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक चीज को एकदम क्लियर रखा हुआ है। ये रफ करता हूं आपके लिए। चलो, तो जो लोग कॉपी करना चाहते हैं, मैं हट चुका हूं, ये कंप्लीट आंसर आपके सामने है। जल्दी से पॉज करके कॉपी कर लो, तब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिक्कत सिर्फ एक ही जगह आने वाली है, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ना बच्चे, वो एक ही जगह आएगी, वो यहाँ पे एटॉमिक रेशियो निकालते समय, क्योंकि बड़े बड़े नंबर से आपको डील करना होगा, क्योंकि डिवाइड करना होता है। तो घबराना बिल्कुल भी मत, भले ही थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा, लेकिन आप ऐसे डिवाइड करना जैसे आपने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ था, आराम आराम से डिवाइड करना। ठीक है? इसके लिए कोई लॉग और कुछ ऐसे जाने की जरूरत नहीं कि आपको लॉग बुक यूज करना चालू कर दिया। आपने फिजिक्स में या मैथ्स में लॉग सीखा होगा तो आपने लॉग बुक यूज करना चालू कर दिया। इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो, आपको आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं, आपको डेसिमल के बाद 1-2 डिजिट तक ही जाना होता है, और एक पहला तो नॉर्मल मिल जाता है, देख के पता चलता है कि किसके आसपास ये होगा। ठीक है? चलो देख लो जल्दी से। डन। इसको मैं इरेज कर दूं बच्चे, अगले न्यूमेरिकल के लिए सब लोग रेडी है? चलो तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है? गारंटी मेरी है बच्चे, इस पैटर्न को फॉलो करो, गलती कभी नहीं होगी। बहुत जगह पे अलग अलग पैटर्न्स देते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ में नहीं आता कि किसको कहां पे कब यूटिलाइज किया जाए, कैसे किया जाए। चलो क्वेश्चन जरा मैं लिख लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए हो रहा है। .07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। ध्यान देना बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है ये। बाय मास, तो इसमें भी क्वेश्चन वही है, व्हाट इज empirical formula, what is its empirical formula। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आया हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। चलो जरा देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, हमें देखना है कि क्या ये ऐड करने पे 100 हो रहा है। अगर 100 नहीं हो रहा है तब तो हमें भागना होगा ऑक्सीजन निकालने के लिए, और अगर 100 हो रहा है तो ऑक्सीजन को भूल जाओ कि भाई इतना ही एलिमेंट होंगे तब उसके अंदर। चलो देख लेते हैं। 24 + 4 कितना हो गया बच्चे, 28 प्लस इसको ले लूँ मैं 72 के आसपास, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ डिसमल है। तो 28 + 72, ओहो ये तो 100 आ रहा है बच्चे। तो एक बार जरा मुझे इसको सीरियस लेना पड़ेगा। अब तक मैं इसको जरा हल्के में ले रहा था कि 100 शायद नहीं आएगा तो मैं माइनस करूंगा, लेकिन अब मुझे परफेक्ट चेक करके लेना पड़ेगा कि क्या ये परफेक्ट 100 आ रहा है। चलो जरा देख लेते हैं। तो 4.07, 24,
0.27 और 71.65 देख लेते हैं। 7 + 7 14 + 5 19 कैरी गया 1, 6 + 2 8 + 1 9, 4 + 4 8 + 1 9 9। तो 99.99 इज इक्विवेलेंट टू 100। ये आपने राउंडिंग ऑफ में सीखा हुआ है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। राउंडिंग ऑफ बच्चे इसीलिए मैंने सिखाया आपको पहले, चलेगा। तो मतलब ये 100 हो रहा है, मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, ये 100 हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें ऑक्सीजन नहीं निकालना होगा। तो इसमें क्या आएगा बच्चे, इसमें सीधा टेबल बना दो, सीधा टेबल बनाना है, चलेगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको टेबल कैसे बनाएंगे। एक बार वापस से टेबल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला आएगा एलिमेंट, जिसको नहीं पता है देख लो। दूसरा आएगा, तुरंत इसके आगे लिख दो परसेंटेज। तीसरा आता है बच्चे एटॉमिक वेट। इसका एटॉमिक वेट हर एक का पता होना चाहिए, नहीं है तो मैं दिखाता हूं आपको। देखो आंसर में मैं एटॉमिक वेट लिख रहा हूं, उससे आप खुद अंदाजा लगा दो कि हाँ 2-3 एलिमेंट के मुझे एटॉमिक वेट मिलते चले जा रहे हैं। ये है एटॉमिक रेशियो, और लास्ट होता है बच्चे आपके लिए सिंपलेस्ट रेशियो। क्लियर है? चलो जरा देख लो अच्छे से। पहला एलिमेंट क्या है आपके लिए, कार्बन है। दूसरा एलिमेंट आपके लिए क्या है, हाइड्रोजन है। और तीसरा एलिमेंट यहां पे दिया है क्लोरीन। कार्बन का परसेंटेज दिया है आपको 24.27। एटॉमिक वेट फिक्स है जो आपको याद करना है 12। एटॉमिक रेशियो बाद में निकालते हैं, इसका हो जाएगा 4.07 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 71.65। एक एक चीज़ को समझते चलो, बहुत अच्छा लगेगा। इसका नंबर होता है 1। क्लोरीन का नंबर आपको याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो याद कर लो, 35.5। चैप्टर नंबर 1 बच्चे लास्ट लेक्चर या सेकेंड लास्ट के पहले जाके देखेंगे तो मैंने वहां पे सिखा के दिया आपको, ठीक है। चलेगा, स्टार्ट किया जाए। चलो एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। सब लोग एक बार जरा देख लो, मैं जरा हट जाता हूँ। जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं जरा मैं अपने आप से ट्राई करूंगा पहले, तो जिनको अपने आप से ट्राई करना है मैं हट चुका हूँ, आप पॉज कर दो और आराम से अपने आप से ट्राई करो। चलो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एटॉमिक रेशियो का रूल क्या है बच्चे, रूल यही है कि परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, तो 24.27 डिवाइड बाय 12 कर दो। अब देख के तो लग रहा है कि ये 2 टाइम्स जाएगा, नो डाउट 2 टाइम्स जाएगा, कोई शक नहीं होना चाहिए इसके अंदर। लेकिन तो भी मैं सॉल्व करके आगे रख लेता हूँ। डेसिमल में अगर कुछ चेंजेस हुए या डेसिमल की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बाद में तकलीफ हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। इसलिए पहले एडवांस में आप सॉल्व करके रखो, आगे तक बाद में जरूरत के हिसाब से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको सारे रफ वर्क, मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। 24.27 को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 12 2 जा 24 आ गया, कोई डाउट नहीं। डेसिमल 2 लेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 7 लिया तो 2 आ गया, चलेगा। मतलब 2.20 हो रहा है फिलहाल, 2.02 मेरा आंसर आया। चलो इसकी बात कर लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है 4.07 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो यही आंसर रिपीट हो जाएगा, तो 4.07 आ गया। इसकी बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये देख के। 71.65 डिवाइड बाय 35.5। ध्यान देना बच्चे, इसको डिवाइड करता हूँ मैं जरा यहाँ पे। 71.65 को मैंने डिवाइड किया है 30.5 से। अब देखो देख के लग रहा है कि 35 का डबल क्या होता है 70, और 0.5 की वजह से 71 आने वाला ये, तो ये तो कंफर्म है कि ये बाय डिफॉल्ट 2 टाइम जाएगा। देख लो यहाँ पे चाहिए तो 35.5 इंटू 2 कितना होगा बच्चे, 0 1 71 हो गया कि नहीं हो गया, तो 71 तो जाने वाला है नो डाउट। अब 6 लिया, डेसिमल 0 आ गया, फिर 5 लिया तो अब ये 1 टाइम जाएगा, ठीक है, क्योंकि 35 का डबल तो 71 होगा, तो 2.01 कोई डाउट है। अगर मैं सबको नेग्लेक्ट कर दूं, मतलब ये राउंड ऑफ करूं अगर मैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, नियर अबाउट 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, नियर अबाउट 4 बन जाएगा। कैसे बना, क्योंकि राउंड ऑफ में आपने सीखा हुआ है डेसिमल के बाद 0 है बच्चे, तो इसका कोई मतलब नहीं। डेसिमल के बाद 0 तो कोई मतलब नहीं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, वैसे 2 बन जाएगा। तो बताओ ये क्या बन गया, 2 4 2। तो मुझे बताओ कि जो छोटा नंबर है यहाँ पे उससे आपको डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे 2 से जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा और ये क्या होगा 1 होगा। बोलो सबको समझ में आया, सबको समझ में आया बच्चे। कभी भी ये जो नंबर है ऐसा बीच में नहीं आएगा कि 2.5 या 2.89 आ गया, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। आप राउंड ऑफ करके उसको एक परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ कभी कभी ये 1.5 2.5 आ सकता है, तब क्या करना होता है जरा ध्यान देना। अगर 1.5 आ गया तो राउंड ऑफ नहीं करना है बच्चे, तब आप क्या करेंगे, तब उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जो 1.5 वो परफेक्ट क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने में 3 बन जाएगा, और ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तब उसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चलो देखते हैं, तो मेरा आंसर क्या बन गया,
द एम्पिरिकल फॉर्मूला, देखो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो रहा है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला, द एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा मेरा CH2Cl, ये मेरा बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। चेक करो बच्चे, फटाफट एकदम अपने माइंड को ट्रेन करो, कैसे आप सीख रहे हो, कैसे इन चीजों को आप सॉल्व कर रहे हो, समझाओ अपने आप को। एम्पिरिकल फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स क्या आप उड़ा सकते हो हवा में। मैंने दोनों पैटर्न सिखाया, एक विद ऑक्सीजन कैसे आप निकालेंगे और एक विदाउट ऑक्सीजन, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं दिया है, ठीक है, 100 हो रहा है तो ऑक्सीजन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई कंफ्यूजन है बच्चे किसी को कहीं पर भी तो बोलना मुझे, कंफर्म, आगे बढ़े। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो होने वाला है आपके लिए कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन, तो ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, ये रफ कर दूं, इतना जगह आपको, इतना टाइम आपके लिए बहुत है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चे, और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेस पे किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए लास्ट रहेगा, क्योंकि आप एम्पिरिकल निकाल चुके हो। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर का थोड़ा सा पैटर्न आगे बताना है। आपको पैटर्न समझ जाएंगे तो आप हर एक पैटर्न को समझ जाएंगे, चाहे वो ऑक्सीजन वाला पैटर्न हो, चाहे वो विदाउट ऑक्सीजन वाला पैटर्न हो, चाहे वो एम्पिरिकल निकालने का हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर निकालने का हो, आप हर एक पैटर्न को क्या करेंगे बच्चे, आसानी से कवर कर लेंगे। तो यह आपके लिए लास्ट न्यूमेरिकल जो आपको ये बताएगा कि किस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूलर के टर्म में, मॉलिक्यूलर कैसे निकालेंगे। चलो दिखाता हूं बच्चे में, बहुत ईजी। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहां पे दिया हुआ है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, चलेगा। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ये सारे एलिमेंट कंटेन करता है, और इनका परसेंटेज क्या है आगे लिखा हुआ है, कंटेन्स 20% कार्बन, 6.71% हाइड्रोजन है, ठीक है, 6.7% है, 6.7% हाइड्रोजन, और उसके बाद लिखा है 46 पॉइंट एंड करके दिया है, 46.67% आपको दिया है बच्चे नाइट्रोजन। ध्यान से देखो जरा, 20% कार्बन है, 6.7% आपको हाइड्रोजन और 46.67% नाइट्रोजन है। बोल रहा है इट्स मॉलिक्यूलर वेट, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे, इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान देना बच्चे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट्स मॉलिक्यूलर वेट वॉज, कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे मॉलिक्यूलर मास देंगे, कंफ्यूज मत होना, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, मैंने जानबूझ के लिखा है मास, बुक में आपको वेट ही दिया हुआ है। टू बी फाउंड 60, वापस से मैं रीड कर रहा हूं, इट्स मॉलिक्यूलर मास टू बी फाउंड 60, चलेगा। तो फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन आप सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, देख लो क्वेश्चन को, समझ लो एक बार। पहला एम क्या है हमारा, पहला एम हमारा यही होना चाहिए कि हम पहले पता लगाएं कि क्या इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम आगे बढ़ते हैं। देख लो यहाँ पे 20 + 6 26 हो गया, 26 + 46 तो 100 तो नहीं होने वाला है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन बच्चे छुपा हुआ है जो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 100 माइनस, ये न्यूमेरिकल को मैं शायद से रफ करूंगा बीच बीच में, तो प्लीज आप लोग जरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल अपना एकदम हाई रख लो। परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। चलो जरा देख लो, यहाँ पे आ गया बच्चे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा बोलो 20, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है बच्चे 6.7 है, और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है 46.7 है। चलो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ साइड में, ताकि आपको कोई टेंशन कम हो जाए। 20.00 ले लिया, ये आ गया 6.70, और यहाँ पे आ जाएगा 46.67, ऐड कर दो, 7 आ गया, ये 13 कैरी गया 1, ये भी 13 कैरी गया 1, 4 + 2 6 + 1 7। अब 100 में से इसको माइनस भी करके देख लेते हैं,
क्योंकि ये तो हमें करना ही है बाद में। 10 में से 7 गया तो 3 आ गया, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 3 गया बच्चे 6, 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, यहाँ पे 9, 9 में से 3 गया तो ये भी 6, यहाँ पे 9 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 26 पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये 100 माइनस ये होने वाला है 73.37 और माइनस करके आएगा 26.63, चलेगा। ये मेरा आ गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसको मैं बॉक्स में डालता हूँ ताकि मुझे पता चले क्या निकाला मैंने। मैं हट जाता हूँ, जरा देख लो जिनको कन्फ्यूजन है कि क्या कर रहा हूँ मैं, जिनको कन्फ्यूजन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जरा देख लो। मैंने ये किया है, मैंने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया है बच्चे। क्लियर है सबको, एकदम चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं। तो क्या आप टेबल ड्रॉ करने के लिए रेडी पोजीशन में एकदम ऑफ कोर्स रेडी होना ही चाहिए बच्चे। टेबल इतनी जगह में आ जाएगा, बचा हुआ जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कांसेप्ट रहेगा वो मैं थोड़ा ऊपर वाला पार्ट रफ कर दूंगा, ठीक है। तो चलो टेबल बना लेते हैं फटाफट। टेबल में रहेगा आपके पास एलिमेंट, फिर रहेगा परसेंटेज, फिर आपके पास रहेगा एटॉमिक वेट, फिर बच्चे रहेगा एटॉमिक रेशियो और फिर रहेगा सिंपलेस्ट रेशियो। क्लियर है, चलो देख लेते हैं कि भाई एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो कितना है, कैसे डील करना है इनके साथ में। बहुत ईजी है। पहला एलिमेंट मैं कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है, कार्बन के लिए बना दिया। फिर दूसरा क्या है बच्चे आपके पास, हाइड्रोजन है, चलो हाइड्रोजन के लिए ले लिया मैंने। तीसरा क्या है, नाइट्रोजन है, चलो नाइट्रोजन के लिए ले लो। और चौथा जो आपको मिला अभी अभी ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन के लिए भी मैंने ले लिया। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि हर एक चीज़ आपके स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, कोई चीज़ कटनी नहीं चाहिए बच्चे, ठीक है। तो कोई चीज़ कट नहीं रही है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो जाती है। चलो कार्बन कितना है देखो फटाफट, कार्बन कितना है बच्चे, कार्बन का परसेंटेज दिया है 20 और H का परसेंटेज कितना है 6.7 और नाइट्रोजन कितना है बच्चे 46.67। भूलना नहीं है, कैसे सिखाया मैंने, ये हो जाएगा 26.63। एटॉमिक वेट याद होना चाहिए, कार्बन का 12, H का 1, नाइट्रोजन का बच्चे 14। नहीं पता तो सुन लो, नाइट्रोजन का 14 होता है, क्लियर है बच्चे। ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। कोई डाउट है किसी को? अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइड बाय 12। इसको कैसे निकालेंगे, 6.7 डिवाइड बाय 1। इसको कैसे निकालेंगे, 46.67 डिवाइड बाय 14। और इसको कैसे निकालेंगे, 26.36 डिवाइड बाय 16। चलेगा। रफ वॉक मुझे जगह नहीं मिल रही रफ वॉक करने के लिए, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ छोटा सा, देख लो। चलेगा, इतना जगह मेरे लिए बहुत है रफ वॉक के लिए। चलो ये मेरा रफ वॉक के लिए जगह है। मार्कर मैं अलग यूज करता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो अब मैं अलग मार्कर से कर रहा हूँ वो रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना बच्चे, पहला मैं कर रहा हूँ 20 डिवाइड बाय 12 कर रहा हूँ, तो ये 20 हो गया, ये 12 हो गया। ये तो मुझे पता चल रहा है 1 टाइम जाएगा, 12 1 जा 12, यहाँ पे आ गया 8, डेसिमल ले लिया 0, 12 6 जा 72 होता है बच्चे। फिर आएगा 8, मतलब 1.66 आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.66। ध्यान से देखो जरा कैसे कर रहा हूँ मैं, 1.66, ये आने वाला है 6.7। कोई टेंशन नहीं है, इसको सॉल्व करो फटाफट। 46.67 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बोलो कैसे करेंगे, दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ध्यान दो यहाँ पे 46.67 है ना बच्चे, तो 46.67 को डिवाइड करो 14 से, चेक करो कितना आएगा, 14 3 जा 42। चलेगा, यह आ गया यहाँ पे 4 आएगा, फिर वापस डेसिमल, फिर 43 जा 42, वापस यहाँ पे 4 आएगा 7, वापस मतलब 3.33 आ रहा है बच्चे। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 3.33। चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। सबको क्लियर हो रहा है कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं? चलेगा, सिंपल मैथ्स कर रहा हूं बच्चे, सिंपल डिवाइड कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही है यहाँ पे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिवाइड सिखा रहा हूं यार आप लोग को। चलो दिखाता हूं मैं। चलो तो अब क्या करेंगे, 26.67, जरा ध्यान देना, 26.67 को 16 से डिवाइड करना है। आप बोलेंगे सर ये तो 0 टाइम जाने वाला है, क्योंकि तो डेसिमल 16 2 जा कितना होता है 32, तो 1 टाइम ले लिया, तो 16 1 जा 16, ये 0 हो गया, ये फिर डेसिमल लगाया यहाँ पे 6, 16 6 जा 96, याद आया, फिर ये 0, फिर यहाँ पे जाएगा 1, फिर ये 7, फिर 16 6 जा, मतलब 1.66। चीज़ें देख के थोड़ी अच्छी लग रही है कि हाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि डेसिमल के बाद भी चीज़ें कंट्रोल में है हमारे। अब क्या करना है बच्चे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब हमें जो सबसे छोटा नंबर है उसी से सबको डिवाइड कर दो। क्लियर है, 1.66 को हम लोग क्या करेंगे, 1.66 से डिवाइड करेंगे, 6.7 को भी डिवाइड करेंगे 1.66 से, इसको भी डिवाइड करेंगे उसी नंबर से, इसको भी उसी नंबर से, मतलब सबको 1.66 से डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या आता है। तो ये कितना आ गया, 1 आ जाएगा। ये कितना आएगा, बहुत सारे बोलते हैं सर 6 टाइम जाएगा, ये
क्या ये सिस्टम जाएगा? क्या ये सिस्टम जाएगा बच्चे? अरे दिमाग तो चलाओ, दिमाग तो चलाओ बच्चे। दिखाता हूं मैं आपको, दिखाता हूं, समझो पहले, ध्यान दे बच्चे। यहां पे 1.66 इंटू 6 करके देख लो ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? 6 करके देख लो। 6 6 जा 36, कैरी गया 3, 6 6 जा 36, 37 38 39, कैरी गया 3, 6 1 जा 6 प्लस 3, ये तो 9 बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो मैं इसको 5 टाइम करके देख लो, एक बार 4 टाइम करके देख लेते। 4 6 जा 24, कैरी गया 2, 4 6 जा 24, 24 प्लस 2, 24 प्लस 2 26, कैरी गया 2, 4 1 जा 4 प्लस 2, ओह क्या बात है, 6.64 इज वेरी क्लोज टू 6.7, मतलब नजदीकी है समझो। तो मतलब ये डिवाइड करेंगे जब इसको, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा बच्चे? यहाँ पे 4 मिल जाएगा। चीजें एकदम क्लियर हो रही है? चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं कि भाई 1.66 से जब डिवाइड करेंगे 3.3 को तो कितना आएगा। मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि उसके आसपास नंबर आएगा। अब जैसे इसका अंदाजा लगा लो आप, ये 1.5 है, इसको 1.6 है तो 16 पकड़ो ना, 16 2 जा 32 होता है, तो मतलब सीधा सीधा 2 टाइम जाएगा। नहीं समझा? समझ गया? मतलब इसको अगर मैं 1.6 से डिवाइड कर बच्चे यही आने वाले 2 टाइम्स में, तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे 2 टाइम्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम। क्लियर हो गया एकदम? ये क्या मिल गया मुझे? ये मिल गया मॉलिक्यूलर सॉरी इंपिरिकल फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ द इंपिरिकल फॉर्मूला, द इंपिरिकल फॉर्मूला इज C1 है, H कितना है बच्चे? 4 आ गया, N कितना है? 2 आ गया, CH4N2O, ये मेरा आ गया बच्चे इंपिरिकल फॉर्मूला। खुश मत होना अभी कि सर आंसर आ गया, नहीं बच्चे, अरे ये तो अभी इंपिरिकल फॉर्मूला आया हुआ है, अभी तो तुम्हें मॉलिक्यूलर निकालना बाकी है। नहीं तो बोलेंगे सर हो गया न्यूमेरिकल। नहीं बच्चे, अभी न्यूमेरिकल हुआ नहीं है। मैं जरा हट जाता हूं, जिनको कॉपी करना है कॉपी करके रख लो, क्योंकि मैं आगे इसके आगे चलने वाला हूं। फटाफट जल्दी से कॉपी करो, यहां तक कॉपी कर लो। कोई चीज कट रही है शायद, नीचे का पार्ट कट रहा है बच्चे। इंपिरिकल फॉर्मूला ये पार्ट जरा मैं अंदर लिख लेता हूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो भाई, कटना नहीं चाहिए। इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, इसलिए नहीं कि आपको लास्ट का पार्ट दिखाई ना दे। देख लो यहाँ पे CH4N2O, अब चेक करो, अब आपको शायद दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। क्लियर है? चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया CH4N2O। कैसे आया? देखो C1 है, H कितना है? 4 है, N कितना है? 2 है, O कितना है? 1 है, तो CH4N2O आ गया। क्लियर है बच्चे? अब मैं ऊपर का पार्ट जरा रफ करता हूं, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है अभी फिलहाल। बस ये याद रखना कि मॉलिक्यूलर मास कितना दिया था आपको? 60 दिया था, वो ध्यान देना बस आपको। ये मैं रफ कर रहा हूं बच्चे, ठीक है? चलो दिखाता हूं अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ध्यान देना, बहुत छोटा सा कंसेप्ट बचा है। अब आप मुझे बताओ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या था? याद करो, मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा के दिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, मतलब मुझे n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे? n का फॉर्मूला था बच्चे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपिरिकल वेट। याद करो, इसका मतलब मुझे इस इंपिरिकल फॉर्मूले का वेट निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं इंपिरिकल वेट। तो इंपिरिकल वेट इक्वल टू C कितना होता है? 12 प्लस H कितना होता है? 1 इंटू 4 प्लस N कितना है? 14 2 इंटू 14, O कितना है? 1 टाइम तो 16। सॉल्व कर दो, 12 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। चेक करो हर एक चीज समझ में आ रही है? सॉरी ये n यहाँ पे 14 होगा, मैंने 4 लिखा हुआ है, तो 28 हो जाएगा। चेक करो जरा वापस से। C कितना है बच्चे? 12 1 टाइम, H कितना है? 1 इंटू 4 N सॉरी H कितना था? 1 इंटू 4, N कितना है बच्चे? 14, तो 14 इंटू 2 28 हो गया, और O कितना है? 16। सबको सॉल्व कर दो। ये कितना हो गया बच्चे? 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 16 32, और 32 प्लस 28 कितना होता है बच्चे? 60 हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा 16। मॉलिक इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल वेट कितना आ गया बच्चे? 60 आ गया। इंपिरिकल वेट 60 मिला है, तो क्या आप n निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जरा चेक करो, क्वेश्चन में कितना लिखा था? 60 लिखा था। 60 डिवाइड बाय 60 कितना आ गया बच्चे? 1 आ गया, मतलब n इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर है? अब बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या था? तो आपने यहाँ पे पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। n कितना है बच्चे? 1 आया। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है? नीचे से देख के लिख लो,
CH4N2O सॉल्व करेंगे तो बोलो क्या आएगा, अरे 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही आ गया बच्चे। बहुत से लोग बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ बच्चे ऐसे हो सकता है कि अगर CH4N2O दिया है तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी यही लिखेंगे क्योंकि इसका कोई और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन तुम्हें बोलेंगे शो दैट इंपिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो आप इंपिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और आगे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, दोनों इक्वल हो गए तो आप आगे बता सकते हो कि हाँ ये दोनों इक्वल हो गए। बहुत ही मजेदार न्यूमेरिकल यहाँ पे बच्चे कंप्लीट हुआ। मैं हट जाता हूं, जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले क्या लिखा है, पहले आप ये फॉर्मूला दिखाएंगे, इस फॉर्मूले की मदद से n इक्वल टू 1 निकाला आपने। ये 60 कहां से मिला बच्चे, इंपिरिकल वाला मैंने यहां से मिला। तो इसके बाद पहले आप इंपिरिकल वेट निकाल लो, उस इंपिरिकल वेट का यूज करेंगे n निकालने के लिए, फिर n के बाद आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्मूले में n पुट अप कर दो। क्लियर है? जो लोग इस लेक्चर को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको तो मजा आ गया होगा आज, है कि नहीं? तो बच्चे मैं इसी के साथ ये जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सा बोलते हैं ना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट था इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में, वो मैंने एक बहुत अच्छे टेबलर फॉर्म में आपको समझाया कि किस तरह से आप शॉर्टकट में कम टाइम में अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से, ताकि हर एक चीज सबको क्लियर रहे, जो भी देखे तो मजा आ जाएगा, अरे यार क्या लिखा है, क्या बच्चे ने क्या सॉल्व किया है, मजा आ गया। पता नहीं कहां से मेथड उठाया लेकिन बहुत मजेदार मेथड है, चलेगा। तो बच्चे इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूं। जो लोग इस चैनल पे पहली बार है, देख रहे हैं इसको, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में बच्चे इसको सर्कुलेट करो, इस चैनल को, इस लेक्चर को, ताकि बाकी लोगों का भी भला होने दो। चलेगा? थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बच्चे नए लेक्चर के साथ।